गाइस, वेलकम टू माय चैनल अद्विक कहानियाँ। तो 29 सितंबर 2023 को एक मूवी आई है जिसको देखने वाले दो तरह के लोग। एक वो जो इस फिल्म को प्रोपेगेंडा मानते हैं और दूसरे वो जो इस फिल्म को रियलिटी मानते हैं। बट ये फिल्म है तीसरे कैटेगरी की, क्योंकि गाइस इस फिल्म में कितनी रियलिटी है या कितनी ऐसी बातें हैं जो रियलिटी या फैक्ट के आधार पर बनाई गई हैं, इसकी नॉलेज लेने के लिए बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी और इतना टाइम किसी के पास नहीं है। तो हम इस फिल्म को फिल्म की तरह देखेंगे। वैक्सीन वार नाम से आई है ये मूवी फ्रॉम द मेकर्स ऑफ द कश्मीर फाइल्स एंड द ताशकंद फाइल्स। और यह फिल्म उन पहलुओं पर ध्यान देती है जिन पहलुओं पर शायद किसी कॉमन मैन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोरोना आया, पैंडेमिक आया, सड़कें बंद हो गईं, काम धंधा बंद हो गया, लोग घरों में बैठ गए और बहुत सारे लोग मारे भी गए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डर था वो ये था अपना भी नंबर कभी ना आ जाए। टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप पर आए फॉरवर्ड रेमेडीज़ को पढ़कर बहुत सारे लोगों ने घर में ही काढ़ा वगैरह बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन जिस समय हम आम लोग काढ़ा बनाकर पी रहे थे, उधर हमारे इंडिया के साइंटिस्ट, इंडिया नहीं, हमारे भारत के साइंटिस्ट किसी तरह से भारत की पहली इंडिजिनस वैक्सीन बनाने में लगे हुए थे। और उन्हें अपनी भी फिक्र नहीं थी, अपनी फैमिली से दूर रहकर कितना ज़्यादा प्रेशर था उन लोगों पर, लेकिन वो इस वैक्सीन की रिसर्च पर लगे हुए थे। और यह सभी इस फिल्म में दिखाया गया है। वो एक और बात पर भी फोकस किया गया है, वो है टूल किट गैंग। और अब टूल किट गैंग बोलकर सीधे प्रहार किया गया है मीडिया के रिपोर्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पर। तो मूवी में काफ़ी सारे इमोशनल सीन्स हैं जो फैमिली के बड़े बुजुर्ग और ख़ास करके महिलाएं जो हैं उनको काफ़ी पसंद आ सकते हैं, क्योंकि इस फिल्म में ज़्यादातर फीमेल लीड्स ही हैं जिन्होंने सच में बहुत अच्छा काम किया है। और नाना पाटेकर इज़ ऑलवेज ऑसम। फिल्म की कहानी एक जर्नी है फ्रॉम इंडिया कैन नॉट डू इट से इंडिया कैन डू इट तक, जो कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगी। फिल्म में बहुत सारे साइंटिफिक और मेडिकल टर्म्स यूज़ किए गए हैं जो कुछ लोगों को समझ नहीं आ सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप इस इमोशन के साथ जुड़ गए तो आखिर तक ये फिल्म आपको एंगेज करके रखेगी। हाँ, मूवी को अच्छे से समझने के लिए मूवी को 12 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जिससे फिल्म को समझने में आसानी होगी। ये फिल्म जो है एक ब्रेव, इंस्पिरेशनल और इमोशनल विद लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट वैल्यू डिजर्व करती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मूवी की कहानी से। तो गाइस, कोरोना काल के सब्जेक्ट को पिछले कुछ समय से कई राइटर्स और डायरेक्टर्स ने एक्सप्लोर किया है। मधुर भंडारकर ने जहां लॉकडाउन के शुरुआती दिनों को हाईलाइट कर लोगों के इमोशंस को परोसा था, वहीं पर अनुभव सिन्हा ने भी पलायन करने वाले मजदूरों के दर्द को दिखाकर इसी काल की कहानी को बताया था। और अब विवेक अग्निहोत्री अपने तरीके और स्टाइल से पेश करने जा रहे हैं। और पहले ही बता दें कि यह मूवी कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, बल्कि पूरी फीचर फिल्म है। द वैक्सीन वॉर के जरिए भारत के साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई वैक्सीन की जर्नी को दिखा रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप मेरी आवाज़ में हर तरह की कहानी सुन सकें। तो 2020 से लेकर 2022 तक के टाइम फ्रेम पर यह फिल्म आधारित है। कहानी की शुरुआत 2020 के जनवरी से होती है, जहां चीन से आए वायरस की खबर पर ICMR अलर्ट हो जाती है। इंडिया में आने वाले इसके असर की संभावना के आधार पर तैयारी शुरू कर दी जाती है। और यह वायरस चीन के वुहान शहर से निकल कर आया है, लेकिन अभी तक चीन ने इसकी पुष्टि नहीं की है। लेकिन पूरी दुनिया यह देखकर हैरान है कि वुहान में यह केस 1 दिसंबर को आ गया है, लेकिन चाइना ने इसे अभी तक छुपा कर रखा है और 4 हफ्तों के बाद भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। फिर आखिर 4 हफ्ते बाद इसकी पुष्टि की जाती है। अगर इस केस के बारे में पहले बता दिया होता तो सारे देश जो हैं वो पूरी तरीके से सतर्क हो जाते और इंडिया भी सतर्क हो जाता, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमें गंभीरता से मामला लेना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक भारत में कोई भी वैक्सीन नहीं बनाई गई है। जितनी भी महामारी आई है उन सभी की वैक्सीन हमने विदेश से मंगवाई हैं। तो अगर यह महामारी हमारे देश में आती है तो फिर हमें
विदेश के सामने हाथ फैलाने होंगे। लेकिन इससे पहले कि पहला केस कैसे भारत में आए, उससे पहले ही हमें इसके सैंपल्स लेने होंगे और उस पर अपना काम शुरू करना होगा। सारे साइंटिस्ट रेडी हो जाते हैं और फिर एक दिन वो भी आ जाता है जब पहला केस भारत में आ गया है। 27 जनवरी 2020 को केरल में पहला केस आता है। साइंटिस्ट ने तुरंत ही सैंपल लिया और तुरंत ही काम करना शुरू कर दिया, इस वायरस के बारे में जानना शुरू कर दिया और आखिर वायरस कितना तेज है। और दूसरी तरफ न्यूज़ रिपोर्टर रोहिणी जो है वो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ है, इसलिए वह हमेशा तंज कसती रह रही है। और फिलहाल इसका मुद्दा ये है कि अगर ये वायरस हमारे देश पर आता है तो हम इसे कंट्रोल कर भी पाएंगे। क्या हमारे देश में ऐसी उत्तम व्यवस्था है जो कि विदेशों में है? रोहिणी सभी से कह देती है कि अगर ये वायरस हमारे देश में आया तो ये पूरी तरीके से फैलेगा और हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना तो बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना आईसीयू रूम्स है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑक्सीजन नहीं है। इसलिए रोहिणी साफ साफ कह देती है कि इंडिया कैन नॉट डू इट। यह न्यूज़ पूरे देश में फैल जाती है और पूरा देश इस न्यूज़ को देख रहा होता है और कहीं ना कहीं ये सारे न्यूज़ जो हैं वो साइंटिस्ट भी देख रहे होते हैं और ये बात उनके दिल पर लग जाती है और वो इसे टैगलाइन के रूप में ले लेते हैं कि इंडिया कैन डू इट। अब नेक्स्ट सीन में आईसीएमआर के जो हेड होते हैं बलराम भार्गव, वह सभी साइंटिस्ट से कह रहे होते हैं कि हमें मीडिया से कोई बात नहीं करनी है, वो कुछ भी सवाल जवाब करें, हमें उनकी कोई बात का जवाब नहीं देना है। बस इतना याद रखना है कि ये लोग हमसे कह रहे हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें बताएंगे कि हम कर सकते हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे सिर्फ और सिर्फ साइंटिस्ट जिता सकता है। माना कि हमने पहले कोई बड़े अचीवमेंट्स हासिल नहीं किए हैं, लेकिन हमारे पास ये मौका है कुछ कर दिखाने का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले वायरस को आइसोलेट करना है। वह भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक 4 देश इस वायरस को आइसोलेट कर चुके हैं। आइसोलेट करने का मतलब है इस वायरस को वो देश सुरक्षित कर चुके हैं। वो लोग इस वायरस को पनपने देना चाहते हैं, बड़ा करते हैं और देखते हैं कि किस तरह काम करता है और कैसे फैलता है। लेकिन हम अभी इसमें नाकामयाब हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो पा रहा है, इसलिए यह वायरस मरे जा रहा है। जैसे ही कम डिग्री पर यह वायरस रखा जाता है ये तुरंत मर जाता है और इसका क्योर भी ढूंढना था, इसलिए सारे साइंटिस्ट फिर लग जाते हैं और वो लोग क्योर भी ढूंढ लेते हैं। अब आगे डॉक्टर बलराम भार्गव जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्ट्री पहुंचते हैं और वहाँ पर बताते हैं कि वायरस बहुत ही खतरनाक है और हमने इस वायरस को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया है, हमने इसे समझना भी शुरू कर दिया है। यह वायरस बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसलिए डॉक्टर भार्गव सुझाव देते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा देना चाहिए और कैबिनेट मिनिस्ट्री की तरफ से उनके सुझाव को गंभीरता से लिया जाता है और पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो सरकार की तरफ से पूरी तरह से अप्रूवल मिल चुका है और अब साइंटिस्ट जो हैं वो वैक्सीन बनाने में लग गए हैं। लेकिन यह हमारे लिए इतना आसान नहीं था, अभी बहुत सी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास वैक्सीन का ट्रायल करने के लिए कोई भी जानवर उपलब्ध नहीं है और हम किसी देश से जानवर मंगवा भी नहीं सकते। यह ट्रायल जो है वो बंदर पर किए जाने थे, लेकिन हमारे पास बंदर उपलब्ध नहीं है, इसलिए डॉक्टर भार्गव जो है वो प्रिया मैम को 2 दिन का समय देते हैं और बंदर लाने के लिए उन्हें नागपुर के फॉरेस्ट जंगल में भेजते हैं। वहाँ से उन्हें इन बंदरों को पकड़ कर लाना होता है, लेकिन बंदर पकड़ने वाले भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए साइंटिस्ट को उन्हें फॉरेस्ट में जाना पड़ता है और वहाँ से बंदर पकड़ कर लाना पड़ता है। यह काम उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, तो फाइनली बंदर को पकड़ लिया जाता है और उन पर ट्रायल शुरू हो जाता है। लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उनके सिर पर मंडरा रही हैं। यहाँ पर प्रिया मैम के ऑफिस में रिपोर्टर रोहिणी पहुँच जाती है और यहाँ पर प्रिया मैम से कहती है कि आप ना तो हमारा कॉल रिसीव कर रही हैं, ना ही हमसे बात कर रही हैं, इसलिए हमें आपके ऑफिस तक आना पड़ा। रोहिणी यहाँ पर प्रिया मैम से कहती है कि बंदरों के ऊपर ट्रायल करना पूरी तरीके से इलीगल है, तो आप बंदर के ऊपर ट्रायल क्यों कर रही हैं। यहाँ पर प्रिया मैम बताती हैं कि हमने सरकार से परमिशन ले रखी है, वह किसी भी ट्रायल को कर सकते हैं। रोहिणी प्रिया मैम से कहती है कि जब फॉरेन वैक्सीन बन चुकी है तो हम उनसे क्यों नहीं ले रहे, सरकार उनसे वैक्सीन क्यों नहीं लेती है। जिस पर प्रिया मैम उनसे कहती हैं कि हमारी खुद की वैक्सीन कुछ दिनों में तैयार हो जाएगी और अगर हम आत्मनिर्भर बनते हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। और हम आगे देखते हैं कि सारे साइंटिस्ट जो हैं वो वैक्सीन बनाने में लग जाते हैं, ट्रायल भी ठीक ढंग से हो रहे हैं, लेकिन देश में बहुत सारे कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं,
लेकिन भारत के साइंटिस्ट हार नहीं मान रहे, वे दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। हालांकि बहुत से साइंटिस्ट बीमार भी हुए, लेकिन उन्होंने अपनी कोशिश नहीं छोड़ी। इसमें कई ऐसे डॉक्टर भी हैं जिन्हें मालूम है कि ये वायरस बहुत खतरनाक है, इसलिए वे कभी कभी परेशान हो जाते हैं। और इसमें से कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जो कई दिनों तक अपने घर तक नहीं गए हैं। कई सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होने के बावजूद इन सबको मैनेज करते हुए यहाँ पर दिन रात काम करने में लगे हुए हैं। और इन सारे साइंटिस्ट में स्पेशली 70% जो हैं वो लेडीज़ हैं, जिनको अपने काम को तो मैनेज करना ही है, साथ में घर वालों को भी टाइम देना है, जो कि फ़िलहाल वो नहीं दे पा रही हैं। अब आगे हम डॉक्टर भार्गव को देख पाते हैं, जो कि प्रिया मैम को बुरी तरीके से चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मना किया था कि मीडिया से बात नहीं करनी है। प्रिया मैम यहाँ डॉक्टर भार्गव से कहती हैं कि वह मेरे ऑफिस में चली आई थी, इसलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उससे बात करनी पड़ी। आगे कहते हैं कि हमारी लड़ाई ना रिपोर्टर से है, ना मीडिया से है, हमारी लड़ाई तो वैक्सीन से है, और हमें इस वैक्सीन को बनाना ही है, जिसके बाद ही हम इस जंग को जीत पाएंगे। कुछ ही दिन बाद मालूम चलता है कि ICMR ने 38 डेज़ में इस वैक्सीन को तैयार कर लिया है, और यह बात रिपोर्टर रोहिणी को भी मालूम चल चुकी है। वह बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि वैक्सीन बहुत जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दबाजी में बनी है। रोहिणी वैसे तो सरकार के खिलाफ थी, लेकिन अब धीरे धीरे देश के खिलाफ होने लगती है। वैक्सीन 15 अगस्त को आने वाली होती है, और ये वैक्सीन तो गरीबों के काम आने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर रिपोर्टर रोहिणी जो है वो बहुत सारी गलतियाँ निकाल रही होती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर भार्गव भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं। हालांकि वो कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते हैं, लेकिन अब मामला जो है वो बहुत बुरी तरीके से बढ़ने लगा है। लेकिन साइंटिस्ट बिल्कुल भी नहीं रुकते, और वह अपनी वैक्सीन में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर भार्गव वो कैबिनेट मिनिस्ट्री पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो इस वैक्सीन के बारे में बात करते हैं, जिसका पहला डोज जो है वो 15 अगस्त को आने वाला है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। यहाँ पर डॉक्टर भार्गव बताते हैं कि पहली डोज और सेकंड डोज जो है वो हम पैरेलल रूप से करना चाहते हैं, लेकिन तीसरा डोज करने से पहले हमें अप्रूवल लेना होगा WHO का, तो हम तीसरे डोज को आसानी से लगा पाएंगे, जिसमें सरकार उनकी पूरी तरीके से साथ देती है। तो फर्स्ट और सेकंड डोज लगना शुरू हो जाते हैं। कई दिनों तक ये डोज लगते रहते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे कर माहौल बिगड़ने लगता है, और धीरे धीरे कर देश में मरने वालों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि सेकेंड वेव में हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि डॉक्टर भार्गव फिर से कैबिनेट मिनिस्ट्री पहुंचते हैं, और वहां पर एक सवाल पूछते हैं कि आखिर हमने फॉरेन वैक्सीन को अप्रूवल क्यों नहीं दिया। और यहाँ पर डॉक्टर भार्गव को सब कुछ सच सच मालूम चलता है। एक्चुअली में फॉरेन कंपनी जो है वो बहुत ब्लैकमेल कर रही होती है। उनकी बहुत सारी डिमांड थी, और डिमांड को पूरा कर सकते थे, लेकिन जब हम आत्मनिर्भर बनने से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं, तो फिर क्या ही दिक्कत है। और फिर एक बार साइंटिस्ट को मीडिया के सामने आना ही पड़ता है, और ये सारे साइंटिस्ट के लिए बहुत बड़ी बात थी। सारे साइंटिस्ट यहाँ पर मीडिया के सामने हैं, और उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि WHO ने हमारे अप्रूवल को रिजेक्ट कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये भी था कि आखिर हमने फॉरेन वैक्सीन को अप्रूवल क्यों नहीं दिया। जिसके बाद एंट्री होती है डॉक्टर भार्गव की, जो कि सोशल मीडिया से बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हीं की थी। तो वो यहाँ बताते हैं कि हमने फॉरेन कंपनी से डील करने की कोशिश की थी, हमने बहुत सारे नेगोशिएशंस करने की कोशिश की थी, लेकिन वे हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे। फिर हमारे सामने सिर्फ 2 ही विकल्प थे कि या तो हमेशा की तरह उनके सामने मजबूर होकर घुटने टेक देते, या फिर संकट को चुनौती समझकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करते। तो हमने दूसरा रास्ता चुना, और उसमें हम सफल भी हुए। वो आगे बताते हैं कि फॉरेन कंपनी हमारे सामने कई शर्तें रख रही थी। फॉरेन वैक्सीन की सबसे पहली शर्त ये थी कि वो लोग कभी भी अपने टाइमलाइन और नंबर ऑफ डोजेस का कमिटमेंट कभी भी चेंज कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, हम एडवांस में उन्हें कई सौ करोड़ पैसे भी दें। और सबसे बड़ी शर्त ये थी कि उनकी वैक्सीन से अगर किसी भारतीय की मौत हो जाती है, तो इसके लिए वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इसके बाद डॉक्टर भार्गव जो है वो रोहिणी से एक सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि फ़ॉरेन की वैक्सीन बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे देश में जो वैक्सीन बनी है वो अच्छी क्यों नहीं है? आप उसे अच्छा क्यों नहीं कह रही हैं? अगर भारत की जगह यही वैक्सीन कोई और देश बनाया होता तो आप इस वैक्सीन को अच्छा बोलते, लेकिन यह वैक्सीन भारत ने बनाई है तो आपको यह वैक्सीन अच्छी नहीं लग रही। वो आगे कहते हैं कि मानवता के दुश्मन हमें रोकना चाहते हैं, और उन सब में आप उनका साथ दे रही हैं। तो रोहिणी उनसे कहती है कि आप मुझे ब्लेम कर अपनी नाकामयाबी को छुपा रहे हैं। जिसके बाद सारे साइंटिस्ट मिलकर अपनी
नाकामयाबी गिनाने लगते हैं और कहते हैं कि इंडिया वो पहला देश है जिसने सबसे पहले और सबसे तेज इस वैक्सीन को तैयार किया है। भारत ने अब तक 100 करोड़ वैक्सीन के डोज कंप्लीट कर लिए हैं और कुछ ही दिनों में 250 करोड़ वैक्सीन को भी पूरा कर लेंगे। भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई है और ये अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। भारत दुनिया की 5th ऐसी कंट्री है जिसने कोरोना वायरस को आइसोलेट किया है। जिसके बाद रोहिणी के खिलाफ कोर्ट से आए नोटिस के बारे में बात होती है। कोर्ट ने आपको आर्टिकल 14 की फेक न्यूज़ के आरोप में वेबसाइट से निकाल दिया है और आगे से कोरोना वैक्सीन के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से साफ मना कर दिया है। जिसके बाद डॉक्टर भार्गव बताते हैं कि शायद ही दुनिया जान पाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि वैक्सीन बनाने के पीछे 70% औरतों का हाथ है, जो अपना घर का काम तो संभालती ही थी, साथ में आकर वैक्सीन भी बनाती थी। मैं उन्हें दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो मैं कभी नहीं बोल पाया, क्योंकि उन्हें एक सख्त इंसान झेलना था और वह सख्त इंसान कोई और नहीं बल्कि वह खुद ही थे। और इसी के साथ मूवी की कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।